हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 14 और सेक्शन 20। देखिए, बीच के वीडियोस मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी, बट सेक्शन 14 और 20 मैंने इसलिए कहा क्योंकि सेक्शन 14 को पढ़ने के साथ साथ आपको सेक्शन 20 भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों साथ में ज़रूरी हैं। अब क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बेयर एक्ट की जब रीडिंग करूँगी तब बताती हूँ। देखिए, सेक्शन 14 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, यानी कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें कोर्ट बिल्कुल भी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है। मतलब जो बात तय हुई है आपको वही करना है। मुझे कोई भी कॉम्पनसेशन एज अ मनी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो काम तय हुआ था कि आप मेरे लिए घर बनाएंगे तो घर ही बनाएंगे, ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकते। अगर आप कोर्ट में जाके सूट फाइल करते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो कोर्ट कह सकता है कि इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, यानी जो चीज़ तय है वो नहीं हो सकती। हम तुम्हें ऑल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पे कोई भी कॉम्पनसेशन एज अ मनी या कुछ अदर जो रिलीफ है वो ग्रांट कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं हो सकती। और वो ऐसे कौन से केसेस है यही बताता है आपका सेक्शन नंबर 14। देखिए, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, नेमली where a party to the contract has obtained substituted performance of the contract in accordance with the provision of section 20। यानी कि किसी एक पर्सन ने, किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर लिया है सेक्शन 20 के अंदर। इस सेक्शन को हम इस सेक्शन के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 20 में मैं आपको बताऊंगी कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है। सेकेंड क्लॉज कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इतनी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ इतने न्यूमरस डिटेल्स होते हैं या माइन्यूट डिटेल्स होते हैं है कि जो कोर्ट जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता। कि मान लीजिए कुछ इतनी माइन्यूट चीज़ है तो कोर्ट को, जहाँ पे डेली कोर्ट को ये देखना हो कि अच्छा उसमें क्या मूवमेंट हो रही है, उसमें क्या परफॉर्मेंस हुआ, लगातार कोर्ट को उसका सुपरविजन करना हो, तो ऐसे केस को कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करता है। कोर्ट कह सकता है कि भाई ऑल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पे तुम कॉम्पनसेशन ले लो, बट ड्यू इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट में कि अगर हम एक केस में ही इतना ज़्यादा समय दे देंगे, हम कंटिन्यूसली एक केस को ही सुपरवाइज करते रह जाएंगे, तो सोचिए और कितना ज़्यादा हमारी कोर्ट्स पे बर्डन आ जाएंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंटिन्यूस ड्यूटी होती है, जो कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराता। इसका सी क्लॉज कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म। देखिए, यहाँ जो टर्म यूज हुआ है पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन का जो मतलब होता है मैं आपको एक कुछ इलस्ट्रेशंस के तौर पर समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए एक सिंगर है, काफ़ी फेमस सिंगर है, उसने एक रेस्टोरेंट के ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो वीकली उनके यहाँ 2 दिन आके गाना गाएगा। ओनर जो है वो रेडी हो जाता है, वो डिसाइड हो जाता है कि आपको यहाँ पे गाना गाने के लिए इतने पैसे मिलेंगे। उस फेमस सिंगर का नाम सुन के काफ़ी लोगों ने उस होटल की बुकिंग करा ली। ओनर ने काफ़ी खर्चा किया कि इतने लोग आएंगे, उसने काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस कराई होटल रेस्टोरेंट की, फिर खाने वगैरह का अरेंजमेंट कराया। बाद में सिंगर ने मना कर दिया कि मैं आपके यहाँ पे गाना नहीं गाऊंगा। अब यहाँ पे उसको काफ़ी लॉस हो जाता है ओनर को कि लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। तो अब यहाँ पे ओनर जाके कोर्ट में ये नहीं सूट फाइल कर सकता सिंगर के अगेंस्ट कि आप उसे बोलिए कि वो मेरे यहाँ आके गाना गाए, क्योंकि गाना गाना, सिंगिंग इज़ अ पर्सनल क्वालिफिकेशन। आप किसी को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते कि जो कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई अगर गाना गाने की तो आपको मेरे यहाँ गाना ही गाना है। ये एक पर्सनल स्किल है जो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कोर्ट यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर सकता। कोर्ट हाँ यहाँ पे ये कह सकता है कि जो लॉस हुआ है सिंगर के मना करने से कोर्ट ओनर के पास, वो लॉस जो है सिंगर को वहाँ पे कॉम्पनसेट करना होगा ओनर को। बट यहाँ पे वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता कॉन्ट्रैक्ट को कि सिंगर को कहे कि भाई तुम जाके गाना गाओ। ठीक है, आई होप आपको पर्सनल क्वालिफिकेशन वाला जो टर्म है इस इलस्ट्रेशन से समझ में आ गया।
अदर जो पर्सनल स्किल्स है जैसे टीचिंग हो गई, किसी कोई टीचर है किसी स्कूल में पढ़ाता है, उसने छोड़ दिया वहाँ पढ़ाना, तो यहाँ पे उसको फिर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जा सकता कि नहीं तुम फिर जाके टीचिंग करो, वहाँ कोई लॉस हो रहा है तुम कॉम्पनसेशन दे दो, बट टीचिंग फिर से जाके ये तुम्हारा पर्सनल स्किल है और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ पढ़ाना है और ये कहाँ नहीं और कब छोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जैसे टीचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो ये आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं जो बिल्कुल पर्सनल स्किल पर डिपेंड करती हैं। फिर इस पर मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो है नेक्स्ट क्लॉज है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटरमाइनेबल। देखिए डिटरमाइनेबल का मतलब होता है अगर दो पर्सन हैं, उन्होंने मान लीजिए पार्टनरशिप जो है आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप की, अब उन्होंने अपने पार्टनरशिप उसमें ये नहीं डिसाइड किया कि कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, ये उनके ऊपर है कि वो कभी भी चाहे तो वो छोड़ सकते हैं पार्टनरशिप को, ठीक है, ये उनके ऊपर है। तो बाद में मान लीजिए अगर किसी एक पार्टनर का मन नहीं लग रहा है, वो छोड़ना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे छोड़ सकता है। दूसरा पर्सन जाके कोर्ट में उसके अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकता कि इन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप की थी और यहाँ पे ये अब बीच में ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसका नेचर डिटरमाइनेबल है। आपने कोई टाइम नहीं फिक्स किया और ये है कि जब मन करे आप छोड़ सकते हैं, तो अब आप दूसरे पार्टनर को बाउंड नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व ही रहे। देखिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, कोर्ट का जो ये ऑर्डर होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये कम्प्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर है। ये राइट नहीं है किसी भी पार्टी का कि आप जाके स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा ले कोई कॉन्ट्रैक्ट। ये डिस्क्रिशनरी पावर है और कोर्ट चाहे तो ग्रांट कर सकता है या चाहे रिफ्यूज़ कर सकता है, बट उसका जो डिसीजन होगा ग्रांट करने का या रिफ्यूज़ल का, दैट शुड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द साउंड लीगल प्रिंसिपल। वो बिल्कुल भी साउंड लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, साउंड लीगल प्रिंसिपल। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस सेक्शन की कि ये सेक्शन 2018 में अमेंड हो गया था। पहले इस सेक्शन में काफ़ी लंबे ये सेक्शन थोड़ा लंबा था, इसमें काफ़ी क्लॉजेस थे, इसमें टोटल आपके 3 क्लॉजेस थे, ठीक है, और उनके सब क्लॉजेस भी थे, बट ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से अमेंड हो गया 2018 में। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि और आप नया मतलब 2018 का अमेंडेड एक्ट ही लीजिएगा, वेयर एक्ट, पुराना मत ले लीजिएगा। और आप उसके काफ़ी सेक्शन अमेंड हुए हैं, तो आप इस कोई भी सेक्शन पढ़ने के टाइम ये ध्यान रखिएगा, ये चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से सेक्शन अमेंड हो चुके हैं और उस सेक्शन के ऊपर ये मेंशन कर दीजिएगा कि अमेंडेड बाय 2018। इसके बाद ये आपका सेक्शन 14 हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 बात करता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए ये सेक्शन भी 2018 के अमेंडमेंट से आया, मतलब इसको जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2018। देखिए इंसर्टेड बाय एक्ट 18 ऑफ द 2018। अब देखिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक सेकेंड, मान लीजिए ये 2 पर्सन है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोई भी पर्टिकुलर काम करने का, ठीक है। बाद में आगे चल के बी जो है रिफ्यूज़ कर देता है कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए बोल देता है कि मैं यहाँ पे अब परफॉर्म नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। अब ए को तो इस ब्रीच से लॉस होता है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने आगे जाके मना कर दिया कि मैं नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो बी ने ब्रीच कर दिया। अब इस ब्रीच से ए को लॉस हो रहा है, तो अब ए के पास यहाँ एक राइट है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ डिसाइड हुई थी वो किसी थर्ड पर्सन से या अपनी खुद की एजेंसी से करवा सकता है। यानी कि जो काम बी को करना था अब वो चाहे तो वो सी से करवा सकता है, और जो भी काम बी को करना था अब वो सी कर रहा है, तो जो भी खर्चा टोटल एक्सपेंसेस इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में आएगा ए चाहे तो बी से रिकवर कर सकता है। बट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ए को पहले करनी होंगी, तभी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकता है। पहली चीज़ तो उसे बी को 30 डेज़ का नोटिस देना होगा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराने, मतलब ए को सी से परफॉर्म करवाने के लिए यहाँ पे पहले बी को 30 डेज़ का नोटिस देना होगा, ताकि उस 30 डेज़ में
बी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो आके अपने ड्यूटीज़ जो है वो फुलफिल कर ले और वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा डिसाइड हुआ था वैसा कंटिन्यू रहे। अगर इस 30 दिन के अंदर, ठीक है, इस 30 दिन के अंदर बी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल किया, तब जो है ए उस कॉन्ट्रैक्ट को सी से करवा सकता है, और जो भी एक्सपेंसेस आएंगे सी के करने से उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारा ए बी से रिकवर कर सकता है। उसके बाद है कि और बट ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखने है वाली है कि ए जो है वो एक्सपेंसेस बी से तब तक नहीं ले सकता है जब तक सी ने वो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई ड्यूटी को फुलफिल ना कर दिया हो। देखिए, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर सच ब्रीच शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट अंडर द सबसेक्शन 1 अनलेस ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। मतलब जब तक थर्ड पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर दिया होगा तब तक जो है यहाँ ए जो है वो बी से एक्सपेंसेस नहीं ले सकता। और थर्ड क्लॉज इसका कहता है कि जो पार्टी सफ़र कर रही है ब्रीच की वजह से, अगर उसने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवा लिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन थी किसी थर्ड पर्सन ने कर दी है, तो अब यहाँ पे वो एंटाइटल्ड नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाए। अब भाई जब उसने किसी और से करवा ही लिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया, तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। Nothing in this section shall prevent the party who has suffered the breach of contract from claiming compensation from the party in breach. Obviously, अब यहाँ पे जिस पार्टी को ब्रीच हुआ है आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं करवा रहे हैं, मगर हाँ कॉम्पनसेशन तो जो भी लॉस हुए हैं, जो भी टोटल लॉस हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी, उसका कॉम्पनसेशन तो यहाँ पे उसको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कॉम्पनसेशन के लिए कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता। तो ये था आपका सेक्शन 14 और 20। आई होप आपको ये दोनों सेक्शन क्लियर हो गए हों। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप ये भी बताइएगा। थैंक यू।